अच्छा वो मर गई, इसने जो जीवन जिया है ना उसे दोबारा नहीं जीना। इंसान को जीते जी इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद उसके लाश को इज्जत जरूर मिलती है, फिर वो किसी जात का हो किसी धर्म का। बिजवाड़ा पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी। उस वक्त एक औरत की मौत हो गई। मैंने देखा लोग उस पर थूक रहे हैं, उसको छड़ी से मार रहे हैं। ये उनकी नवरंगी प्रथा थी। नवरंगी प्रथा, इसमें एक आदमी एक औरत को खरीद के लाता है, उसका मालिक बनता है और उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता है। इतना ही नहीं तो पैसों के लिए वो उसका सौदा भी करता है। ये प्रथा अपने सरकार ने गैर कानूनी मानकर बंद कर दी थी, लेकिन आज भी ये प्रथा कई जगह छुप छुप के चलती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस आदमी की पत्नी इस प्रथा को मान्यता देती। अरे खाना दे जल्दी। वो आंटे है ना, उसका नाटक है। खाओ। अब खा पी कर उसके पास मत चल देना। तू रोज रोज जाता है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। शांति से खाने देगी क्या? तो खाना, मैंने कहा मना किया है। पायल, खाना खा ले, भूख नहीं है। बाबा 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 मला भूक लागली आहे। आले। बाबा क्या है, क्यों चिल्ला रही है? भूख लगी थी। तो माँ बेटी के पेट में क्या आग लगी पड़ी रहती है, चैन से खाने भी नहीं देते। माँ बेटी ने नाक में दम करके रखा है। तुम उसे मना क्यों नहीं करते? जब देखो बाबा 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 करती रहती है। पड़ोसियों को पता चल जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा। कभी मुझे चैन से खाने ही नहीं मिलेगा। बेटी को खाना चाहिए, बस सब जब सबको खाना चाहिए। उठा, चल निकल निकल। बहुत भूख लगी थी ना तुझे? आई, मुझे ना स्कूल में आधी छुट्टी के बाद ही भूख लग जाती है, तो काकी को बोलना कि 2 वक्त का खाना तो दिया करे। तू ना कल से स्कूल में थोड़े से पैसे लेके जाना, तो वहीं पर कुछ खा लेना। आई, बाबा तुझे सिर्फ 400 रुपए देते हैं, उसमें से तुम मुझे क्या देगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तू पढ़ लिख कर खूब बड़ी औरत बन जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ काशी, तू बाहर जाके खा और अपना बस्ता भी ले जा, बाहर ही बैठकर पढ़ लेना। ये भी ले जा, जा। वृंदा, देख रहा है उसे? लट्टू बनकर उसके पीछे घूमता क्यों रहता है? मेरी परवाह तो है नहीं तुझे। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। हाँ, बोलती रहती हूँ, पर तू सुनता क्यों नहीं? क्यों उसके पीछे घूमता रहता है? ये बात सुन। गणपत बाबू आज रात्रि आ, आपका काम हो जाएगा।
हम नहीं रखेंगे यहाँ पर। अरे जिसकी माँ नवरंगी हो उसकी बेटी भी तो ऐसी ही होगी। हम नहीं रखेंगे। अरे कुछ इज्जत है हमारी यहाँ पर समाज में। ये मत भूल कि तेरे पति को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाने के लिए बाबा ने मेरे को उस परेश के हाथ बेचा था। ये जो तू इज्जत की बात कर रही है ना, वो मेरे पैसों के दम पर है। इसीलिए इसका कर्ज तो चुकाना ही होगा। 200-400 रुपया इसका बाप मेरे को देता है, वो सब मैं तेरे को दूंगी। बस मेरी बच्ची को अपने पास रख ले। सुमन, सुमन, अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? देखो मैं वृंदा को नीलिमा के एनजीओ में डाल दूंगा, ठीक है? ये मेरी बहन की बेटी है वृंदा, ये इसके सर्टिफिकेट्स दिखाइए। बहुत गरीब लोग हैं ये। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इनकी किस्मत लिखना ही भूल गया। भगवान अगर किस्मत लिखना भूल गया है तो इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। और इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। खूपच छान आहेस तू परीक्षेमध्ये वगैरे मार्क घेतले। डोंट वरी, अगर खुद मेहनत करेगी ना तो अपनी किस्मत खुद बना लेगी। आई तेरी बहुत याद आ रही है। तू गप्पो बस। हाँ, क्या है तेरा बार बार का? मेरा ना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं। आइए सर, लड़की की बॉडी है सर, 18 से 20 साल की लगती है और ये चेहरे को पत्थर से कुचला गया। बुरा मर्डर वेपन सर। सिर्फ इसके ऊपर उंगलियों के निशान मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक के लिए भेज दो उसको। सर ये यहाँ से निकल रहा था, इसी ने हमें बताया बॉडी पड़ी। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर ये बैग मिला है। चेक करो इसमें क्या है। सर ये मोबाइल मिला है। उसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर आइडेंटिटी कार्ड। प्रकाश सामाजिक संस्था। एक्सक्यूज मी, जी सर। ये वृंदा यहाँ पढ़ती है? हाँ, आज नहीं आई, लेकिन उसकी आईडी आपके पास कैसे आ गई? हमें एक लड़की की लाश मिली है, उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि वो लाश वृंदा की है। जी वृंदा रहती कहाँ है? उसकी माँ यहाँ पास के गांव में ब्रिंजवाड़ा में रहती है और वो कुछ 3-3.25 महीने पहले से वो दीपांकर, उसकी मामा, उनके घर में रहती थी। ये मामा कहाँ रहते हैं? आप लोग? तो आप है वृंदा के मामा दीपांकर। जी वृंदा कहाँ है? वृंदा तो कल दोपहर को अपनी आई के पास गई है। क्या बात है? उसको जरा फोन लगा। लगने का। हेलो। हेलो काशी, वृंदा को फोन दे। नहीं दादा, यहाँ तो नहीं आई। वहां पहुंचे नहीं? ठीक है
चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि ये लाश वृंदा की है। हाँ बोल काशी। दादा आपने फोन क्यों काटा? क्या हुआ? कहाँ गई वृंदा? काशी तू अभी इसी वक्त यहाँ चलिए। पहचान सकते हो? इसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। कुछ चीजें भी मिली है। वो कल दोपहर में घर से निकल गई थी। कहाँ जा रही हो? आई ने बुलाया, घर जा रही हूँ। गांव पास में ही था तो मुझे लगा कि वो चली जाए। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि घर पहुंची या नहीं? काम के चक्कर में दिमाग से निकल गया। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर कुछ दिनों से वो बहुत परेशान लग रही थी। पेज नंबर 22-23, द 8-fold path। वृंदा, वृंदा, अरे कहाँ है नाम तुम्हारा? क्या कर रही है तू? क्या वृंदा, तू पहले ऐसे कभी नहीं करती थी। हाँ, पढ़ाई में ध्यान दे। क्यों परेशान थी वो? घर में कुछ पंगा था? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, शायद उसे अपनी माँ की याद आई होगी। नीलम जी, आज आप इसे अपने एनजीओ में लेके जाइए। एक मिनट, ये आपकी सगी बहन है ना? फिर इसको एनजीओ क्यों भेजना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी के साथ इसका जमता नहीं। चल चल काश, मेरी बच्ची। कमाल है शिरके, इसकी सगी बहन की ये हालत है फिर भी इसको अपनी पत्नी की पड़ी है। ये प्रॉब्लम क्या है देखना पड़ेगा। ये वृंदा का किसी के साथ झगड़ा बिगड़ा था? नहीं साहब, वृंदा का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था उसके? नहीं साहब, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। दीपांकर की बीवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और करती भी कैसे साहब, वो एक नवरंगी की बेटी थी और ये उसको अपने घर में लेकर आए थे। नवरंगी कौन? साहब, वो जो उनकी आई है, वो बिना शादी के एक आदमी के साथ रहती थी। यहाँ पे सबको पता चल गया। लेकिन ये बात पता कैसे चली? साहब, वो दीपांकर का जो बेटा है ना गोपाल, उसका दोस्त अमन, उसकी आई ने बताया सबको। हाँ, मेरे को गोपाल ने बताया था। उस दिन मैं नशे में था तो आई के सामने गलती से बोल दिया। मैंने मेरी आई को बताया और मेरी आई ने पूरे मोहल्ले को बता दिया। अरे साहब, हम उसे यहाँ क्यों रहने देते? हमें नहीं रहने देना था। और वैसे भी सबको पता चला, तब से लड़के उसकी ताक में बैठे रहते थे। अरे ओ हीरोइन, शिरके हो सकता है इसी वजह से परेशान होकर लड़की घर जाना चाहती हो। रास्ते में उसके साथ किसी ने रेप किया, उसको मार दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? कल सुबह तक आ जाएगी सर। एक काम करो, बस स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड पे देखो किसी ने वृंदा को देखा था क्या। इस लड़की को देखा है आपने? हाँ साहब, इसको देखा है मैंने। कल 1 बजे के करीब बिजवाड़ा पर उतरी थी। अकेली थी या फिर किसी के साथ में थी? साहब, जब भी मैंने उसको देखा था तभी वो अकेली ही थी। हेलो हेलो काशी, अरे कहाँ है तू? बिना बताए कहाँ चली गई? किसी को लाया था मैं। वृंदा को कोई मार दिया। मैं तो
कुछ खाना नहीं खा रही है। उनकी बेटी की मौत हुई है ना, बहुत दुखी है वो। इनकी जिंदगी तो मौत से भी भयानक होती है। अच्छा हुआ वृंदा मर गई। हाँ यस यस पहुंच लो, आपका पहुंच जस्ट यस। हाँ याद तो आती है तुम्हारी बहुत। ठीक है ठेहो तो फोन। सर सर आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। सिर्फ कभी कभी लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूं। एक छोटा परिवार है जो हरदम मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन कभी कभी सोच कर डर लगता है इस परिवार के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। क्या करें सर, हमारा काम ही ऐसा है। वैसे मैं समझ गया, आप वृंदा की वजह से परेशान हैं। देखो सुर्गे, एक लड़की अपने परिवार से मिलने के लिए निकलती है और रास्ते में उसके साथ, अच्छा उसकी पीएम रिपोर्ट आई? हाँ सर, ये वृंदा की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है। वृंदा के साथ रेप तो नहीं किया गया था और मौत तकरीबन 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई है। लेकिन सर एक चौंकाने वाली बात है, वृंदा 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या वो प्रेग्नेंट थी? हाँ सर, वैसे मैंने आसपास पता भी किया है। एक बस ड्राइवर ने बताया कि उसने वृंदा को तकरीबन 1 बजे के आसपास ब्रिंजवाड़ा छोड़ा था और उसका कहना है कि उस वक्त वो अकेली थी। ब्रिंजवाड़ा? लेकिन शिल्पी उसकी लाश तो मैं ब्रिंजवाड़ा और सातारा के बीच में नहीं है। हाँ सर, मैंने वृंदा के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए थे। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो अपने गांव गई और वहां से लौटकर सतारा वापस आ रही थी, तभी किसी ने उसका मर्डर कर दिया। और सर इसी दौरान उसके फोन पर किसी राहुल का कॉल आ रहा था। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है सर। एक काम करो, काशी को बुलाओ। ये राहुल कौन है? मेरे मालिक परेश का बेटा। मालिक? लेकिन हमें तो पता चला है कि वो आपके, खैर आपको पता है ना ये नवरंगी प्रथा बंद हो चुकी है। आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, उनको अंदर कर दूंगा मैं। नहीं साहब, मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होना ही है। आप मेरी बच्ची को न्याय दिला दीजिए। आपकी बच्ची गांव आई थी, आपकी बात हुई थी उससे? फोन आया था उसका। भाई मुझे बस तुझसे एक बार मिलना है। पर मैंने ही उसको आने से रोक दिया। आपने मना किया फिर भी उधर आई। वहां से वो सातारा की तरफ आई और सातारा से आते आते उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे लगता है कि उसके पेट में जिसका बच्चा था उसने उसको मारा है। नहीं साहब, मेरी बच्ची तो खुद ही बच्ची थी, माँ के साथ बन सकती। उसने आपको बताया नहीं था? नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हो? वो तो ठीक ठाक दिख रही थी। मुझे बताया था। एक 16 साल की लड़की मां बन रही थी, ये तो साफ था कि उसके साथ रेप हुआ है। तुम्हें पता था, तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताई? उसने मुझे रोक दिया था सर। वो पहले अपने आई से बात करना चाहती थी। बच्चा किसका था? ये नहीं बताया उसने मुझे। राहुल 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 का ये होगा। उसने मेरी बच्ची के साथ गंदी हरकत करने की भी कोशिश की थी। मेरी कोई बहन नहीं है, समझी ना? तू तो खुद पता नहीं कितने मर्दों के साथ जाके सोती है। न जाने किसकी बेटी है। और सुन, मेरे बाप के सर पे अपना ये पाप मत डालना, समझी ना? जवान लड़की को ऐसे खुला छोड़ेगी ना तो यही होगा। उसके बाद मैं उसको उसकी मामा के घर ले आई। हो सकता है राहुल ने उसका रेप किया। राहुल को पता चला होगा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए राहुल ने उसको बहला फुसला कर गांव बुलाया, उसको मॉलेज करने की कोशिश की और उसको मार दिया। एक 16 साल की लड़की जिसको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला था, अपने बाप का नाम भी, उससे उसकी जिंदगी भी छीन ली गई। वृंदा को बहुत निर्मम तरीके से मारा गया था। क्या वो किसी के बच्चे की मां बनने वाली थी इसलिए उसको मार दिया? कभी येणार आहे ती? मैं
उसे पैसे देकर खरीद कर लाया है। देखो कहीं भाग भाग ना जाए। उसे बोलो ना कि तुम्हारे दोस्तों को जरूरत है उसकी। ऊपर के तो पैसे तो मिले मुझे। माझ्या आईशी जरा शांत रहा, आएगी, जरूर आएगी, थोड़ा धीरज तो रखो। पुलिस साहब, आप यहाँ? राहुल से बात करनी है। मैं ही राहुल हूँ। क्या किया है मेरे बच्चे ने? उसने वृंदा का रेप करने की कोशिश की है। क्या? बिल्कुल नहीं, बकवास है ये। और मुझे पता है ये आपको काशी ने बोला है ना। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही है वो। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, सब गलतफहमी है। सही क्या है गलत क्या है आपने बोलने की जरूरत नहीं। अगर काशी ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी ना कि आपने उसको नवरंगी बना के रखा था, अभी अंदर कर दूंगा। हमें शक है कि इसने वृंदा के साथ रेप करने की कोशिश की। उसके पेट में इसका बच्चा था, इसलिए इसने उसको मार दिया। नहीं आई मैं तो घर पे था ना। हाँ। तेरा डीएनए करना पड़ेगा। छिड़के पता करो आसपास वृंदा का किसी के साथ पंगा था क्या। चलो साहब छोड़ दो, बच्चे ने कुछ नहीं किया साहब। हमें नहीं पता वो नौरंगी है, हम तो उसे नौकरानी ही समझ रहे थे। एक दो बार गणपत भाव यहाँ आके तमाशा करके गए थे, तभी मुझे लगा कि कुछ तो पंगा है। अरे दरवाजा खोल, देखा दरवाजा खोल तो मैं दरवाजा तोड़ दूं। क्या है? तेरे को कुछ करने का है ना तो अंदर चल। अरे छम्मो, मेरे को तू नहीं चाहिए, तेरी बेटी चाहिए, बेटी। खबरदार, हाँ तू उधर खड़े खड़े अपनी जान भी दे देगा ना तो भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काशे, काशे, अरे मुझे तो लगता था कि वो धंधा करती थी। गरीब है ना सर, तो पेट के लिए तो कुछ भी करेगी। वैसे गणपत कौन है? वो परेश की बीवी तुलसी है ना, उसी के गांव वाला है वो। तुलसी। अनिल, अब तो वृंदा चली गई, अब तो किसके पीछे लट्टू बनकर घूमेगा? हाँ? देख मान जा, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अनिल, अनिल रुकना, अनिल, अनिल। चल निकल। अरे छोड़ो, चल निकल मेरे घर से। निकल निकल मेरे घर से। आस्तीन का सांप है तू। तुझे और तेरी बेटी को मैंने इतने अच्छे से रखा और तूने क्या किया? हाँ, औरत का मुझे ही क्या किया? मेरे बेटे को फंसाएगी, मेरे बेटे को। निकल मेरे घर से। रुक, अरे पागल हो गई क्या? घर से निकालेगी तो खाएगी क्या? जाएगी क्या वो? जहन्नुम में जाए, और वहां भी कोई रखने वाला ना हो ना तो जाए जाकर मर जाए मेरी बला से। तूने इसे खरीद कर लाया, मेरे सिर पर बिठाया, लेकिन अभी बस चल बाजू हो जा। रुक, नहीं। अरे छोड़ उसे। निकल देख मत यहाँ पे, चल। ठीक है साहब, चाहिए शक्कर आया ना बराबर? हाँ साहब। सर, ये राहुल के फोन रिकॉर्ड। सर, इनके हिसाब से राहुल गांव में ही था। मैंने आसपास पूछताछ की है। ये तुलसी का करीबी रिश्तेदार है गणपत। पता चला है कि वो वृंदा में काफी इंटरेस्टेड था। बुला उसको। ऐसा नहीं साहब कि मैं वृंदा के पीछे पड़ गया था, परेश ने मुझे मना किया तो मान गया था मैं। साला मेरा पैसा ले लिया तूने और लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने का टाइम देता हूं तेरे को, लेकिन 1 महीने तक मैं ब्याज वसूल करता रहूंगा। मेरे को तेरे घर की नौरंगी चाहिए। भाऊ, वो नौरंगी नहीं है, काम करती है मेरे घर में। अरे चलना साले। वो कौन है? वो सखाराम और वो भागवत, उनको तो सब कुछ करने दिया तूने और मेरे को नहीं बोलता है। क्यों? बहुत मोटा माल दिया क्या उन्होंने तेरे को? भाऊ,
झूठ बोल रहे हो सब। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलेगा। मैं काशी का सौदा नहीं करूंगा। काशी? काशी की बात कौन कर रहा है? फिर मैं तो उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ, वृंदा। दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ। निकलो यहाँ से। लेकिन परेश की बीवी ने मुझे फोन किया था, आपका काम हो जाएगा। उसने मुझे बुलाया इसलिए मैं वहां गया था। आपको ये चाहिए थी ना? हाँ। जो चाहिए वो कीजिए। हाँ, लेकिन मेरे पति को थोड़ी सी मोहलत बढ़ा के दे दीजिए। दे दी। और ये उनको बोलेगा मत। नहीं भाई, नहीं बोलूंगा। काशी, काशी, दरवाजा खोल। वृंदा आ जा बेटा, चल मेरे साथ आ जा। किधर चल, मेरे को ये चाहिए। हाँ? वृंदा। मेरी बेटी इस काम के लिए नहीं है, समझ नहीं आता तेरे को? पहले बता दिया कर। हट, मेरे को ये चाहिए। गणपत बाबू, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए आप। हम बाद में चाहिए मतलब चाहिए मेरे को। अरे अरे अरे, मुझे तो लगता है शिर्के इसने रेप किया होगा। जब इसको पता चला इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसने उसको मार दिया। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं। आप रेप की बात कर रहे हो, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। कितना कमीना है रे तू। हाँ शिर्के, इसका डीएनए करो, तब पता चलेगा इसने कुछ किया है नहीं किया है। साहब मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, नहीं किया कुछ भी। तो आपने काशी का सौदा किया? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? मतलब मेरे पति भी तो भेजते थे उसे अपने दोस्तों के पास जब उन्हें कोई काम आता था। तेरे को शर्म नहीं आई? हाँ, प्रथा के नाम पे एक औरत और बच्ची का शोषण करते हुए। माफ करो साहब, लेकिन सदियों से चलता आ रहा है, प्रथा है ये। मैंने कौन सी नई बात कर दी? प्रथा थी, इसको बंद किया गया था, लेकिन तेरे जैसे कुछ लालची लोगों ने पैसों के लिए इसको फिर से शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? कैसा है ना साहब, हर औरत अपनी किस्मत लेके आती। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बीवी बन गई। वो अभागी थी, नौरंगी बन गई। कमाल है, एक औरत होकर दूसरे औरत के बारे में आपके मन में कोई भावना नहीं है। आपकी वजह से काशी और उसकी बेटी को जानवर की जिंदगी जीनी पड़ी। ये राहुल और गणपत की डीएनए रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों का ही डीएनए है। वृंदा के पेट में जो फीटस था उससे मैच नहीं करता। लेकिन सर एक अजीब बात है, इनमें से एक डीएनए तो वृंदा का है, लेकिन जो दूसरा डीएनए है वो वृंदा से 25% मैच करता है। इसका मतलब वृंदा के साथ जिसने गलत काम किया है उसके ब्लड रिलेशन में था। या तो वो परेश की तरफ से हो सकता है या तो काशी की तरफ से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2013 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 2012 में लगभग 24,923 रेप केसेस हुए, जिसमें से 24,470 केसेस में विक्टिम अपराधी को जानता था, अपराधी विक्टिम को जानता था। मतलब 98% रेप केसेस में जान पहचान वाले इन्वॉल्व थे। ये सोच के बहुत बुरा लगता है कि इंसान भरोसे का कितना गैर फायदा लेता है। तो क्या आप मेरी, तुम्हारी, हम सबकी बहू बेटियां भी हमारे बीच भी सुरक्षित नहीं है? वृंदा के फीटस डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला था कि उसके बच्चे का बाप, उसकी माँ और उसके पिता, इनके ब्लड रिलेशन में का कोई है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने वृंदा के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। आप ऐसा गंदा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। ये मामा, इल्जाम नहीं, सच है। हमने परेश से पता किया है, उसका कोई भाई नहीं है। अब बचा तेरा डीएनए, जो वृंदा के डीएनए से 25% मेल खाता हो। डीएनए टेस्ट करना होगा तेरा।
ये रहा तेरा डीएनए रिपोर्ट। वृंदा तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, अपने भांजी के साथ ये सब कुछ करते हुए? क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन उसे मेरे सर पर पटक कर चली गई। धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी। 2 दिन के लिए मेरी बीवी मायके चली गई थी। उस वक्त मैंने उसके साथ तेरी बहन ने तेरे ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी को तेरे पास सौंपा और तूने उसका भरोसा तोड़ दिया। क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे दिमाग में भी कूड़ा भरा था कि वो एक नवरंगी की बेटी है। आज नहीं तो कल कोई तो उसके साथ ये सब कुछ करता ही था। पूरा मोहल्ला उसके पीछे लगा था। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने ही उसके साथ ये सब। लायक, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा लगे कि जाते वक्त उसको किसी ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसी ने उसको मार दिया, इसलिए तुमने उसकी सलवार उतार दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मेरे भांजी के साथ गलत काम किया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। करड़े, इसकी खाल उधेड़ दो। सच बोलना चाहिए ये। मैं सच कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना, इंस्पेक्टर बोलेगा ही बोलेगा। क्या लगता है सर? ये तो 99% लगता है सर कि इसी ने किया होगा। लेकिन अगर 1% भी मान ले इसने नहीं किया है तो? अनिल, प्यार करती है तुझसे। ये देख सबूत, अपनी खून से लिखा है। साइको है तू? क्या किया तूने? देख तू मेरे सामने बार बार मत आया कर। निकल यहाँ से तू, निकल। प्यार करती तो भाव खाता है। देख मैं भाव नहीं खा रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, समझी? तू निकल ना यहाँ से, मेरी माँ निकल। देख अनिल, तू ठीक नहीं कर रहा है। मुझे पता है तूने वृंदा को मारा है और मैं सबको बता दूंगी। तेरा दिमाग खराब है? धोखा फिर ले तुझा। देख मैंने किसी को नहीं मारा है, लेकिन ये सब नाटक तू करती रहेगी ना तो एक दिन पक्का मार दूंगा मैं तुझे, समझी? पागल कहेगी। दोबारा दिखना मत मुझे वापस। अनिल! काकी, आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? किसने? सर, वो दीपांकर बार बार यही कह रहा है कि उसने वृंदा का रेप किया लेकिन मर्डर नहीं किया। छिलके यहाँ अलग अलग पीसीओ से रैंडम कॉल आए और पीसीओ एक ही एरिया के हैं। हो सकता है कि वृंदा की माँ से कॉल कर रही है। तो पीसीओ से क्यों कॉल करेगी? उसके पास मोबाइल है। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा हो। वृंदा उसका कॉल बार बार काट रही थी, इसलिए शायद वो अलग अलग पीसीओ से उसको बार बार फोन कर रहा था। लेकिन सर बॉयफ्रेंड का एंगल कोई सामने नहीं आया और मैं वृंदा के स्कूल में भी पूछताछ की है, वहां भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। सर वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये वृंदा अपने मामा के बच्चे की मां बनने वाली थी। हो सकता है कि बदनामी से बचने के लिए और इन सब झंझटों से छुटकारा पाने के लिए काशी ने ही वृंदा का मर्डर कर दिया। ये बात तो मेरे भी दिमाग में आई, लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा काशी ने वृंदा को मारा होगा, लेकिन उसकी सलवार क्यों उतारेगी? नहीं, एक मां अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगी? एक मिनट सर। हेलो, क्या? अच्छा वो मर गई, इसलिए जो जीवन जिया है ना उसे दोबारा नहीं जीना। अरे क्या चल रहा है? चलो पीछे, चलो पीछे। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसको इज्जत नहीं दी, कम से कम उसके बॉडी के साथ तो मत करो ऐसा।
ये सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम चुप जाओ। सर ये इन गांव वालों की प्रथा है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। प्रथा? हमारी भी एक प्रथा है, जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना, हम हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करवा लेते हैं। ठीक है, चल ये सब लकड़िया। शायद उसको गला दबा के मारा है, गले पे स्ट्रगल के निशान है। बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। तुम कहाँ थे ये सब कुछ हुआ तो? बाहर था मैं, अभी अभी आया। अरे बाहर कहाँ? पूना। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि वृंदा का मर्डर काशी ने नहीं किया है, और ये बात साफ भी हो चुकी थी क्योंकि अभी काशी का भी मर्डर हो चुका था। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वृंदा और काशी को किसने मारा। सर मैंने वृंदा की कॉल लिस्ट चेक की, उसमें एक ऐसा नंबर है वो पीसीओ के आसपास रहता है और वो किसी अनिल का है। अब उसकी कई बार कॉल लोकेशन सातारा की दिखाई हुई है। ले गया उसको। ठीक है सर। सर ये काशी की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है और मौत दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। काशी के नाखूनों में किसी के स्किन के ट्रेसेस मिले हैं और सर वो परेश, उसने हमसे झूठ बोला था। तुम कहाँ थे ये सब कुछ हुआ तो? पूना। तो पूना में नहीं था बल्कि गांव में ही था। नहीं, मतलब मैंने झूठ बोला था, डर गया था मैं, लेकिन मैंने काशी को नहीं मारा। चिरके, पूरे फैमिली की डीएनए टेस्ट करवा और काशी के नाखूनों में मिले हुए स्किन ट्रेसेस से मैच करो। अरेस्ट करो इनको। हम लोगों ने काशी को नहीं मारा। आपको जानना है ना कि काशी और वृंदा को किसने मारा? मैं बताती हूँ, उस अनिल ने मारा है। अनिल? अनिल क्यों मारेगा? अनिल वृंदा के पीछे पड़ा हुआ था और ये बात काशी काकी को मैंने कल ही बताई थी। उसने ही कुछ किया होगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। नाटक मत कर। वृंदा को तू ही फोन करता था ना पीसीओ ऊपर से? जी साहब। सातारा तू ही मिलने जाता था ना? हाँ साहब, उससे बहुत प्यार करता था इसलिए मिलने जाता था। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। वृंदा, वृंदा मेरी बात तो मान ले, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वृंदा सुन ना मेरी बात। आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए। वृंदा क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? कैसे हो सकती है? मैं जानती हूँ कि पायल आपसे प्यार करती है। मैं अपनी बहन के साथ गलत होते हुए कैसे देख सकती हूँ? आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने वृंदा को नहीं मारा। तूने वृंदा को मारा है? तू वृंदा से प्यार करता था और जब ये बात तेरे को पता चली कि वो किसी के बच्चे की मां बनने वाली है, तूने उसको मार दिया। और ये बात पायल ने अपनी मां काशी को बताई। आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? काशी ने तेरे को अपोज किया, इसलिए काशी को भी तूने मार दिया। और सुन, जहां काशी की बॉडी मिली है ना, वहां तू आधा घंटा पहले मौजूद था। तेरा मोबाइल लोकेशन दिखाता है। हाँ साहब, मैं वहां गया था, फिर लेकिन काशी भाई ने मुझे वहां बुलाया था। काशी, काशी, काशी भाई, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने वृंदा को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब मैं वृंदा से शादी करने वाला था, मुझे पता था कि वो मां बनने वाली है। उसकी कोई गलती नहीं थी साहब, उसके साथ रेप हुआ था। ये तुझे कैसे पता? मिली ताई ने मुझे बताया साहब। सब वो चाहती थी कि मैं उसके साथ शादी करके उसको एक नई जिंदगी दूं। जी मैं जानती थी अनिल को, बहुत अच्छा लड़का है। वो वृंदा से शादी करना चाहता था। लेकिन वृंदा तो नाबालिग थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन कम से कम अनिल से शादी करके उसकी जिंदगी तो सवर जाती। क्योंकि ये परेश है ना, ये बहुत ही घटिया इंसान है सर। मुझे तो लगता है कि उसी ने काशी को मारा है, क्योंकि वृंदा के मरने के बाद वो काशी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि वो उसे एक बच्ची दे दे, फिर वो इस बच्ची को नौरंगी बनाकर बेच सके। मुझे ये सब कुछ खुद काशी ने बताया था। तुम काशी से मिली थी? नहीं, उसका फोन आया था।
मैंने काशी को बोला था एक लड़की चाहिए करके। हालत बहुत खराब है ना साहब, और बुढ़ापे के लिए भी कुछ जोड़ के नहीं रखा है। सोचा था लड़की बड़ी हो जाएगी तो उसे बेचकर पैसे कमा लूंगा। सीधा खड़ा है। इसलिए तूने काशी को मार दिया? नहीं साहब, नहीं मारा। काशी तो मेरी बात मान गई थी, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? तू तो डीएनए करने के बाद ही पता चलेगा। इसका डीएनए कराओ। सर, काशी के नाखून में जो स्क्रीन के ट्रेसेस मिले हैं वो ना तो तुलसी से मैच करते और ना ही राहुल से। फिर खून किसने किया? काशी को कॉल डिटेल्स दिखाओ मुझे फिर से। काशी, ये रहे सर। क्या हुआ सर? 8 पीस। नीलिमा जी, यस सर। आपने बताया परेश काशी से बच्चा चाहता था। जी सर, बताया तो था। तो काशी ने आपको फोन करके बताया था या मिल के बताया था? नहीं, उसका फोन आया था। काशी का? हाँ। देखो, एक काशी की कॉल डिटेल्स, इसमें कहीं भी आपका नंबर नहीं है। लैंडलाइन से फोन आया होगा, पीसीओ का नंबर रहेगा शायद। ये आपकी कॉल डिटेल्स, कहीं पे भी किसी गांव का पीसीओ का नंबर नहीं है। ठीक है? इनफैक्ट जब काशी मरी उस वक्त आप उसके गांव में थी। जब वृंदा की मौत हुई उस वक्त भी आप वृंदा के गांव थी। अब वृंदा की लाश के पास करीबन आधा घंटा था और उसके बाद में आप अपने गांव गई। तो और क्या करती मैं? मेरी अपनी बेटी को अगवा करके बेच दिया गया था, और जब वो मुझे मिली तो उसे नौरंगी बना दिया गया था। गंदी सी बीमारी में वो घुट घुट के मरी है। वही सब मैं वृंदा के साथ होने देती, उसके होने वाले बच्चे के साथ भी होने देती? नहीं। जब मुझे पता चला कि वृंदा मां बनने वाली है तो मैंने उसे समझाया था। छोड़िए मेरा हाथ, यहाँ क्यों लेके आई आप मुझे? समझाने। अनिल से शादी कर ले तो समझना, तेरे बच्चे को वो नाम देगा। उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? पायल उससे प्यार करती है और मैं इस बच्चे को पालूंगी। पालेगी? अरे तुम लोगों को ना समझा के भी कुछ फायदा नहीं है। एक के बाद एक सब लोग ना तुम नौरंगी पैदा ही करने वाले हो। फिर तुमने उसकी सलवार उतारी ताकि पुलिस को लगे रास्ते में उसको किसी ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसको मार दिया। और तुमने काशी को भी इसलिए मारा। अनिल ने मुझे फोन करके बोला था कि पायल ने काशी को बताया कि अनिल ने वृंदा को मारा है। अनिल बहुत डर गया था। फिर मैं काशी के पीछे उसके गांव चली गई। अनिल ने मेरी बच्ची को मार डाला। वो तो तेरी लड़की से शादी करना चाहता था। ये सब तो परेश ने किया होगा। नहीं, परेश ने नहीं किया। बात करिए। वो तो उसको बेचना चाहता था। बेचना? उसको तो अभी भी मेरे से बच्ची चाहिए थी। तो कब लेकर बेचा? तू अभी क्या अभी मेरे साथ चल और पुलिस में कंप्लेंट कर दे। चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? मुझे भी तो बच्चा चाहिए। तो क्या नौरंगी बनाने के लिए लड़की पैदा करेगी? नौरंगी नहीं, पर जीवन जीने के लिए सहारा तो चाहिए ना। मैं कैसे जिएगी? अगर किसी के बिना जी नहीं सकते ना तो तू मर जा। तुम कुछ जरा भी तरस नहीं आता इस बच्चों पर? इतनी गंदी सी घटिया सी जिंदगी देते इन बच्चों को। हाँ, इनको तो मर जाना ही चाहिए। उनको सजा देने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुमने गलत काम किया है, तुमको सजा जरूर मिलेगी। नीलिमा को काशी और उसकी बेटी वृंदा के कत्ल में सजा हुई। काशी और वृंदा का प्रथा के नाम पर शोषण हो रहा था और इसी में दोनों की मौत हो गई। क्या यह हमारे समाज के लिए दस्तक नहीं थी कि जब तक प्रथा और मान्यता के नाम पर हमारे समाज में रहने वाली महिलाओं का शोषण होता रहेगा तब तक हम हमारे समाज के औरतों पर होने वाले अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। जय श्री कृष्ण, जय
जय श्री कृष्ण बाबा। हेलो हेलो हेलो। ओहो, ये घड़ी है, घड़ियाल नहीं जिसमें नजरे गड़ाए बैठे। चैन से नाश्ता तो कर लो ना तुम्हें। बाबूजी ये ऑटो वाला तो गए, लेकिन उसको रोक के रखने के लिए बोला था ना, तो नीरज को डिलीवरी लेके भेजने जाए। आज का दिन ही खराब है, जा यहाँ से जा। શું ડિલિવર કરવું છે? और वो पन्नालाल सेठ के हीरे मुंबई में जवेरी बाजार में डिलीवर करने, वो नीरज को भेजने का है ना। अरे हाँ, उसका वो रिसिप्ट है ना, फटाफट साइन कर दो। હા ભલે આપો। हेलो। પણ હું શું કહું છું, इतना खून जलाने की क्या जरूरत है? हीरे की डिलीवरी है ना, ये तो काले पण થઈ જશે ને। ना ना बाबा, अंगाड़िया के धंधे का एक उसूल है, वो भरोसा और ईमानदारी से चलता है। आज का डिलीवरी का बोला है ना, तो अपने उसूल के हिसाब से आज ही डिलीवरी होना मांगता है। તમે ને તમારા ઉसूल। ए राहुल कल खत्म हो गया, ला जल्दी। अरे पण फ्रूट तो खाई लेजो ना। और बाद में अभी कुछ ढोकला तो खाई लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी वो डिलीवरी करने जाना है, बोला ना तुमको। ये राहुल काल के पीछे इतना टाइम गया ना, फटाफट ऑटो पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ, डिलीवरी देना है। हाँ हाँ जोયું, एक पण ऑटो નથી। लगता है आज कांति भाई के सारे उसूल टूटने वाले हैं। ये रामा તમે પણ ना ना मजाक करूँ तो। काका कहीं जा रहे हो? हाँ हाँ, अरे आ भी गया, एकदम भरा मानस आ भी गया टाइम ऊपर। खबर से चलो आओ जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जाओ। मम्मी जी, हाँ, मैं इनको दुकान पे टिफिन दे के आती हूँ। चाबी लेके जाना, मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, इधर बहुत सारा काम है। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे हेतल, जय श्री कृष्ण। कितनी देर लगा दी तूने? मम्मी जी मैं तो पहले ही आ गई थी, बस बाबूजी के जाने का इंतजार कर रहे थे। सब छोड़, डॉक्टर ने क्या बोला? माँ जी डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट कराने के लिए बोला है, थोड़े और पैसे लगेंगे, કેટલા જોઈએ છે? करीब 5000। अले थैंक यू मम्मी जी। पागल। बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद। भले भले, चलो आओ जाओ काका, મળીએ। हेलो, पहुंची गया? हाँ पहुंच गया। हाँ नीरज હવે નીકળી જશે, 2 વાગ્યાની ટ્રેન છે। जय कृष्ण हार्दिक। जय श्री कृष्ण काका। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पाँच कह रहा है बिस्कुट? कल सुबह तक आ जाऊंगा माँ। ठीक है। नीरज भाई, मेरे लिए ना डॉल लाना, उसके कपड़े भी लाना। अच्छा, और ये क्यों रो रहा है? उसको गन चाहिए। ठीक है, सब ले आऊंगा। चलो मुझे अभी बहुत लेबर है, मैं निकल। बेटा संभाळीને जजे। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबूजी। जय श्री कृष्ण। तू क्या कर रही है? मेरे कॉलेज वाले ना पिकनिक पर जा रहे हैं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तेरे कॉलेज वालों को सिर्फ पिकनिक करने का मूड रहता है क्या? कभी पढ़ाते नहीं है? आप पकड़। हार्दिक भाई जय श्री कृष्ण। धवल काका जय श्री कृष्ण। बाबूजी जय श्री कृष्ण। हाय। जय श्री कृष्ण। अच्छा बाबूजी, हाँ आओ जो। नीरज कितना लेट हो गया तू? सॉरी बाबूजी। वो पिछली डिलीवरी का क्या हो गया? हो गया? क्या होना है? हो गई। ये लो बाबूजी, आप हमेशा कहते हो धंधा भरोसे का है, फिर ये नोट को आधा फाड़ कर उन्हें क्यों देते हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो बहुत है, समझा, लेकिन अपना ये आंगड़िया का बिजनेस है ना, उसके कुछ नियम है। अभी तेरे लिए मैं नियम बदलूंगा ना, तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा। ये ले, ये कट किए हुए पॉलिश किए हुए हीरे, इसको जवेरी बाजार में डिलीवरी कर देना और ताबड़तोड़ तो फोन करना मुझे। फोन नहीं किया तो? तेरे गाल खुरबुरा रहे क्या मेरा चाटा खाने को? आप अगर रसीद। आप मेरे बाबा समान हो, जितना चाहे मार सकते हो, पर सोचो अगर जाते तो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? चुप चुप बोल। देख, मेरे पास 3 लोग हैं, धवल भाई, हार्दिक और तू, जिनके ऊपर आग बंद करके विश्वास करता हूं मैं। ये अपना आंगड़िया का धंधा जो है ना, ये बाएं हाथ में क्या है दाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ता। ऐसे अभी तू जो डिलीवरी लेके जा रहा है ना, वो पार्टी को मालूम नहीं कौन उसका माल लेके आ रहा है, कैसे आ रहा है मुंबई, समझा? चल अब निकल जल्दी, वो बाहर ऑटो खड़ा है, वो रेलवे स्टेशन छोड़ देगा तुझे। आता हूँ बाबूजी। आओ जय श्री कृष्ण। संभल के जाना।
सूरज स्टेशन लेके चलो। हाँ ठीक से। एक काम करो, ट्रेन के लिए बहुत टाइम है। हाँ आप नवागम लेके चलो। अच्छा ठीक से। हाँ अब रुको जरा, मैं आता हूँ। हाँ भैया, सूरज स्टेशन है। भरोसा एक छोटा सा शब्द है, पर इस छोटे से शब्द पर पूरी जिंदगी टिकी हुई है। जब किसी का भरोसा डगमगाता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कांति सेठ एक आंगड़िया था, उसका पूरा धंधा भरोसे पर टिका हुआ था। लेकिन नीरज की हत्या से यह साफ हो गया कि कोई उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और ही था जो यह खेल खेल रहा था। सर, 2 गोली मारी गई है। ऑटो वाला फरार है। हमने आसपास पूछताछ की है, लेकिन ना कोई आई विटनेस ना सीसीटीवी। और सर ये वॉलेट और ये आईडी कार्ड मिली है, नीरज नाम है सर। यार नीरज फोन के मुंह पर तो मत। एक गोली कंधे पे लगी है और दूसरी गोली छाती पे। राइट सर, इसका मतलब हमला करने वाला इसे जान से ही मारना चाहता था। कब हुआ इधर? अच्छा पड़े इधर। हाँ स्पीकर पे डाल। हाँ नीरज, अरे क्या चाहिए तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हें कौन? मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत बोल रहा हूँ। देखिए मैं वो नीरज का चेट बोल रहा हूँ। वो मेरे पास आंगड़िया में काम करता है। वो डिलीवरी के लिए लेकर निकला है मुंबई के लिए। अभी किधर है वो? I'm sorry, उसका खून हो चुका है। खून? नीरज किसके साथ निकला था? अकेले निकला था साहब, रिक्शा लेके। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप भगवती नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए फौरन। सोच रहे हो नीरज का किसी ने खून कर दिया। अजय सर, आगे सीसीटीवी चेक करो और जरा लोगों से पूछताछ करो। और इस ऑटो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसके डिटेल्स निकालो, पता करो इसका मालिक कौन है और चलाने वाला कौन है। सर चलो। पांड्या देखो आसपास। सर खोलो। नीरज नीरज कहाँ जा रहा था? सर वो हीरे की डिलीवरी देने जा रहा था। उसने किसी से कुछ कहा था इस बारे में? किसी को घर पे किसी से? हमें नहीं पता था साहब कि हीरा अपना काम करे छे। हमें तो ऐसा ही पता था कि वो एक कुरियर कंपनी में काम कर रहा है। आज इनकी वजह से और इनके धंधे की वजह से हमारा छोकरा जीव गया। अब चलिए वहां से, आइए। लूट और मर्डर का मामला लगता है। किस किस को पता था कि नीरज के पास हीरे हैं? બીજું તો મારા બે ખાસ આદમી છે, ધવલ અને હાર્દિક, અને મારી પત્ની રમા. અંગાડિયાનો બિઝનેસ છે, वो तो
उसी के नाम से चलता है, तो उसको तो सब पता रहता है। और कोई नहीं। नहीं सर, हमने किसी को नहीं बताया। हमें शू काम कोई ने बता दिया? नहीं सर, कोई नहीं पढ़नी। हाँ साहब, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इतना भरोसा कैसे कर सकता है? अब ये हमारा धंधा जो है वो भरोसे और ईमानदारी पे ही चलता है। धवल भाई, हार्दिक हमारे पास बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आंख बंद करके चलने से ठोकर लग सकती है। अब तो अंगड़िया बिजनेस की मालकिन है, आपको तो सब पता होगा। खबर तो बदी छे साहब, पर मालकिन कहीं नहीं। ये धंधा तो मेरे बापूजी का था। कागज में नाम जरूर है, और कितना वर्षों थी तो मेरे पति संभाल रहे हैं धंधा। मैं किसी से क्या बात करूंगी? इस सिलसिले में तो मेरी किसी से मुलाकात भी नहीं होती। वो सब ठीक है, लेकिन जो कोई भी है उसने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। आपके खिलाड़ी के बारे में उसको पूरी जानकारी थी। हम अभी निकलते हैं, लेकिन आगे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या फटाफट ले आओ। सर, जहाँ नीरज का मर्डर हुआ था वहां आसपास हर जगह हमने चेक किया, लेकिन कोई सीसीटीवी लगा हुआ नहीं है। अजय, बहुत प्लानिंग के साथ ये लूट और मर्डर किया गया है। किसी को अच्छी तरह से पता था कि नीरज के पास वो हीरे हैं। उसका ऑटो जब किसी सुनसान जगह पे पहुंचा तो उसे गोली मारकर वो हीरे निकाल लिए। सर, ऐसा भी तो हो सकता है इस सब में वो ऑटो वाला भी शामिल हो। करेक्ट, हमें उसको मिलना बहुत जरूरी है। सब ऐसे पैसे का क्या मोल जो किसी की जान नहीं बचा सकता। हमें बस इसके बाद आप अंगड़िया का धंधा नहीं करेंगे। बस वो बात करो छो रमा, अंगड़िया मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये विरासत है। तो याद है ना, तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त मेरे से कसम ली थी कि उनके धंधे को मैं ईमानदारी से बढ़ाऊंगा। वो बढ़ाया मैंने। अरे पर थोड़ा बातें जाननी जोखिम कर सकता मैं। आपका एक भी बेटा इस कार को आगे नहीं बढ़ाने वाला। बेटे नहीं आने वाले तो अब हमारी क्यों गलती है? मैंने कोशिश की थी बड़े बेटे को धंधे में लाने की। क्या किया उसने? घपला किया, नाम खराब किया मेरा। आस्तीन का साथ निकला वो। पर हूँ मारा नाना दिख रहा है, आ धंधा में नहीं लाविश। ये धंधा मेरे नाम पे है ना, तो धीरे धीरे ये धंधा मैं धवल और हार्दिक को सौंप दूंगी। पर इस धंधे की मनुष्यत मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। मेरे को मेरा पैसा चाहिए। मारा हीरो ने सुन। अरे मेरे 25 लाख का क्या होगा? शर्म नहीं आती पन्ना लाल से पैसा मांगते हो? तुम्हारे हीरो के चक्कर में मेरा आदमी मारा गया। मेरे को मेरा पैसा चाहिए किसी भी तरह से, नहीं तो उसके बाद में जो होगा मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। क्या नीरज के साथ किसी की दुश्मनी थी? कोई अफेयर? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हो सकता है किसी का उससे कोई झगड़ा हो गया हो और वो असल में नीरज को मारने आया हो, और मारने के बाद उसे लूट की शक्ल दे दी। मेरे बच्चे के पास तो ये घर को संभालने और अपने छोटे भाई बहन को संभालने के बाद समय ही कहाँ बचता था। बहुत जिम्मेदार बच्चा था मेरा, उसके लिए तो ये घर ही सब कुछ था। इंस्पेक्टर साहब, तुमने एक महान सौगंध इंसाफ दिलाइए साहब, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। कौन है तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? सर, जिस ऑटो में नीरज जा रहा था उसके ड्राइवर के बारे में पता चल गया है। वो अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपा हुआ है। उठा के लें सर। रमा, हीरो की डिलीवरी के बारे में किसी को कुछ बताया था? वैसे तो किसी के साथ बात नहीं की। याद करो। हाँ, इधर से हेतल आवेले घरे में, शायद मुझसे कुछ निकल गया होगा। आज तो इतना परेशान थे, एक अर्जेंट डिलीवरी थी उनकी। श्रीनाथ जी, तो तुम शामिल थे इन सब में?
साहब मैं काई नहीं कहूँ साहब, वो तुमने साचे साचो कहूँ साहब। उस दिन एक लड़का मेरे ऑटो में बैठा। काका सूरज स्टेशन लेके चलो। लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट था ना, तो बोला मेरे को दूसरे के घर पे जाना है, उधर मेरे को छोड़ो। एक काम करो, ट्रेन के लिए बहुत टाइम है, आप नवागाम लेके चलो। तो मैं तो उधर छोड़ा उसको, 15-20 मिनट में उसकी राह देखा, फिर वो आया, बोलता अभी मेरे सूरत स्टेशन ले चल। भैया सूरज स्टेशन है। फिर हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना, तो किसी ने उसको मार दिया। किसके घर छोड़ा था तुमने उसे? और नीरज को जानती है? हाँ जी सर, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को हम। वो कल आपसे मिलने आया था? आया था सर। उसकी बदकिस्मती थी कि मुझसे मिलकर जाने के बाद किसी ने उसकी जान ले ली। काश कि वो यहाँ ना आया होता, सीधा स्टेशन चला जाता तो बच जाता सर। वो क्यों मिलने आया था कल आपसे? सर वो मुंबई जा रहा था, मेरा मायका भी मुंबई में ही है, तो बस पूछने आया था कि घर वालों के लिए कुछ सामान लेकर जाना है या वहां से कुछ लाना है। कांति सेठ को जानती हैं आप? वो मेरे ससुर जी है, मैं उनकी बड़ी बहू हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, कांति सेठ से मिलकर आते चलो। हेतल ने बात एकदम साची है साहब। नीरज अपने परिवार के साथ हेतल के पड़ोस में रहता था, उन दोनों में एकदम भाई बहन का रिश्ता था। तो आप कह रहे हैं कि हेतल का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है? शायद ऐसा नहीं है, हो भी सकता है। कैसे? हेतल का पति मेरा बेटा कल्पेश है। आप अपने बड़े बेटे कल्पेश पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं, कोई खास वजह? सुखी तू? पापा मैं सारा कैश लेकर जा रहा था और रास्ते में मुझे गुंडे ने पकड़ लिया। मैंने बहु मारी पापा, और सारा पैसा भी लेकर गया वो। और मुझे तो कल्पेश की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, और फिर एक दिन मैंने उसको जुआ खेलते हुए पकड़ा। सोचे झूठ बोला तुम्हारे साथ है? आप पैसा भरा मेहनत ना पैसा छे, अपना धंधा ना पैसा छे, और अपना धंधा भरोसे पे चलता है। लोगों का भरोसा तोड़ के बाप का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है तू? आज से तारा हमारा रिश्ता खत्म। सर मैंने नहीं खबर सर, मैं मानता हूँ मेरे से एक बार गलती हुई है और उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ सर। लेकिन वो साचो को इस बार मैंने कुछ नहीं किया सर। सच बोल सर। मैं सच बोल। इन मानिए सर। अगर सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब, झूठा सर प्लीज हॉस्पिटल मेरी बात चल सर। इनका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई नहीं है। वैसे हुआ क्या डॉक्टर? ये माँ बनने वाली है। ठीक है, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 444। क्या? हेतल माँ बनने वाली है? भाई ने मेरी सुन ली। वकील साहब, कल्पेश की जल्द से जल्द जमानत करवा दो। पैसे की चिंता मत करो, जितने लगेंगे मैं सब दूंगी। माँ, वो कल्पेश भाई बाहर खड़े हैं। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैंने नहीं, अपने बीवी को बोल, माँ बनने वाली है वो। अगर अपनी जिम्मेदारी का जरा भी ख्याल है ना तुझे, तो जाके पहले उसका ख्याल रखना। ठीक है माँ। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने आपको नीरज मर्डर केस की डिटेल्स मेल की है, मेल चेक कीजिए सर। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीरज को 2 अलग अलग गन से शूट किया गया था। पहली गोली जो उसके शोल्डर पे लगी थी, एक रिवॉल्वर से शूट किया गया था, और दूसरी गोली जिससे उसकी जान गई थी वो एक .22 कैलिबर पिस्टल से निकली थी, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया गया था। यानी क्लियर है सर, लेकिन एक मामूली से अंगाड़ी या कुरियर वाले लड़के को मारने के लिए 2 गन्स का इस्तेमाल किया गया है। बात कुछ हजम नहीं हुई सर। रमन ने कल्पेश की जमानत करवाई। हाँ, क्यों? तुमको पता है ना वो कैसा है? वो जो भी है, जैसा भी है, हमारो छोकरो छे,
और आपने पुलिस वाले उसका नाम लिया ही कैसे? बहुत सही किया है, लेकिन तुमने उसकी जमानत करके वो गलत किया है। गलती मैंने नहीं, तुमने की है। छोटी सी गलती के लिए नारा डिकरा ने घर से बाहर निकाल दिया। जुआ खेलने के लिए मेरे बिजनेस का पैसा चुराया उसने, छोटी सी गलती है। बिजनेस तमारो नहीं, मारो छे। और अगर बच्चे गलती करते हैं ना तो माँ बाप उसे सुधारते हैं। मामा कल पे एक बच्चा नहीं है तो मैं क्या करती? उसको लॉकअप में रखती, उसके बीच में अकेला छोड़ती। क्या सेठ, क्या समझा था? अपने बाप का पैसा हजम कर जाएगा? पन्नालाल सेठ का पैसा वापस कर। देख तेरी बेटी का दुपट्टा, अभी तो ये दुपट्टा उतारा है। अगर पन्नालाल सेठ का पैसा वापस नहीं दिया ना तो अगली बार कुर्ता उतारूंगा, समझा? आसूच है अंदर चल। उसे कहो, उसको सारे पैसे दे दो ना, झंझट खत्म हो जाएगी। आखिर अपनी बेटी का सवाल है। ये पन्नालाल की धमकियों से डर के मैं अपने धंधे के उसूल नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 मुझे। दया, तुम जरा पता करो कि हाल फिलहाल एक रिवॉल्वर और एक .22 कैलिबर पिस्टल किसने खरीदी। हो जाएगा सर, चलता हूं। आपको क्या लगता है सर? मेरे थ्योरी के हिसाब से एक वो नौसिखिया जिसने उसके कंधे पे गोली चलाई और दूसरा प्रोफेशनल जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसकी छाती में गोली लगाई। लेकिन क्यों? तुम्हें क्राइम सीन याद है सर? नीरज की बॉडी, उसकी शर्ट के बटन्स किस तरह से खुले हुए थे? ऐसे कमीज के अंदर ही आंगड़ियां अपनी कीमती सामान छुपाते हैं, यानी किसी को पता चल गया। लेकिन साथ ही साथ तुमको याद होगा उसका वॉलेट निकला हुआ था, किसी से उल्टा पड़ा हुआ था, यानी कि किसी ने उसके पॉकेट्स और वॉलेट भी टटोले थे। मतलब पहले कोई नौसिखिया और फिर प्रोफेशनल आदमी। करेक्ट। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसी सीक्रेट बात एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल दोनों को पता चल गया, कैसे? चुप बिल्कुल चुप। आने दो। सुगंधी सेठ, तेरे को क्या लगा मैं सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता हूँ? अरे पन्नालाल सेठ नाम है मेरा। मैं भौंकता भी हूँ और काटता भी हूँ। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो ये सिर्फ ट्रेलर था, मैं तुझे पूरा पिक्चर बना के दूंगा, समझा क्या? हेलो हेलो, पन्नालाल सेठ की इतनी हिम्मत, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। सामने मेरी बात बस करो, उसे पैसे चाहिए ना, आप ही दो इन्हें पैसा। लेकिन रमा, मेरे नाम पे जो जमीन है ना उसे बेच दो, उसको मुंह पे फेंक के आओ पैसे। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अक्सर लड़कियों के साथ हुए मोलेस्टेशन, छेड़खानी, यहां तक कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में भी लोग पुलिस तक नहीं आते। ये सरासर गलत है। अगर पुलिस को अपराध के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन्हें सजा दिलवाएंगे? कांति सेठ और रमाबेन ने भी पारुल के मोलेस्टेशन के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उधर नीरज के मर्डर केस में किसी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए थे कि अचानक कुछ ऐसा घटा जिसने इस केस की दिशा पलट दी। सर, लाश को सबसे पहले नौकर हार्दिक और पंचुल ने देखा, फिर बहू जिंगना आए और बिल्कुल मैंने ही आप लोगों को फोन किया। पूरी जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ भी टच तक नहीं किया है। मौत तो गला दबाने से हुई है।
घर पे कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई सर। यानी कि जो भी आया था वो पहचान वाला था, तभी दरवाजा खोला गया था। घर में कुछ मिसिंग है? जी सर, 15 लाख रुपए। 15 लाख कैश? घर में क्या कर रहा था? जी वो बाबूजी ने किसी को डिलीवरी देने के लिए रखवाए थे। एक काम करो सर, आस पड़ोस से पता करो किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था या नहीं। सर आपने कुछ सुना? जी नहीं, दोपहर में तो यहाँ पे सन्नाटा छा रहा था। कई लोग सत्संग में चले जाते हैं और बाकी बच्चे लोग सोए रहते हैं। आपने लड़ाई झगड़ा या कोई चीखने की आवाज सुनी? नहीं साहब, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ठीक सर, हम दोपहर को यहाँ आए थे रमाबेन के साथ सत्संग में जाने के लिए, लेकिन दरवाजा लॉक था तो हमें लगा कि वो सत्संग में होगी, इसलिए हमें जता रहा। पारुल कहाँ है? बाबूजी और पारुल अहमदाबाद गए हैं। एक बात बताइए, ये हार्दिक और पंशुल पे आपको कोई संदेह है? मतलब ये दोनों भी तो मदद कर सकते हैं ना? नहीं साहब, आप बंदे तो भरोसा ना मानसो छे। भरोसे वाला हाथी सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपता है। अजय, इन दोनों को थाने ले आओ और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दो फैमिली। साहब गांधी सेठ कल देर रात तक ऑफिस में थे। ये राहु काल शुरू होता ना इटला माटे, पर फिर आज मुंबई में 15 लाख रुपए भिजवाने थे तो पैसा लेकर सेठ घर पे चले गए, क्योंकि दुकान में नहीं रख सकते ना, और हम भी साथ में थे साहब। मामा, अब 15 लाख से कबाड़ में रख देना और तुम लोग कल दोपहर के बाद आ जाना। कल सुबह मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, शाम तक लौटूंगा। कल 11 से 3 बजे तक राहु काल है, तो उसके बाद आ जाना और ये कैश लेके जाना। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर हम जब 3:15 बजे घर पहुंचे तो तुम दोनों के मुताबिक कांति से अपनी बेटी पारू को लेकर अहमदाबाद गए डिलीवरी के लिए। हाँ, अब ये अंगड़िया कब से अपनी बेटी को लेकर जाने लगा डिलीवरी के लिए, बताना। तो ये बोल रही है? नहीं सर, कहीं नहीं। एक मिनट खड़े जा, बैठ। मुझे चक्कर आ रहा। खड़ो जा, खड़ो। क्या है ये? सर दुकान से सर गांधी सेठ ने दिया था। बाबूजी बंदूक? खबर से मुझे अपने धंधे में आज तक हमने गन वन कभी रखा नहीं था, लेकिन तुमने देखा ना नीरज के साथ क्या हो गया। सेठ ने दिया था? सच में सर? इलीगल आर्म्स लेके घूमते हो? हो सकता है 15 लाख की लालच में रमाबेन की हत्या तुम दोनों ने की हो। नहीं सर। अजय, बंदी जब्त करो, ठीक से पूछताछ करो। सर कुछ नहीं। सर डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। ओके सर, दोनों को रात भर बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों के दोनों एक ही रट लगाए बैठे हैं। हमने रमाबेन को नहीं मारा। सर कांति सेठ अपने घर पहुंच गया। अजय काम करो, हार्दिक के पिस्तौल को फॉरेंसिक के पास भेजो, चेक करवाओ कि कहीं ये वही पिस्तौल तो नहीं जिससे नीरज को गोली मारी गई थी। Can you do that? Sure. आपको किसी पे शक? नहीं सर। 15 लाख की लूट हुई है। आपको नोटों के सीरियल नंबर्स कुछ पता है? जी, नोट के नंबर हम लिख के रखते हैं, वो दवा भाई को पता है। सीरियल नंबर? 1 मिनट सर। हाँ ये रहा। B325 थी G927। ये पैसे आपने दिए थे डिलीवरी के लिए? हाँ सर, हमने दिए। इसी सीरियल नंबर के नोट्स थे? यस सर। सीरियल नंबर कंफर्म कर लिया है, इसी नंबर के नोट्स थे। गुड। एक बात बताइए, हार्दिक को गन आपने दी थी? जी। कहां से मिली है गन आपको? एक आदमी सप्लाई करता है। कौन आदमी? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन के बारे में बता दो। और इन नोटों के जो सीरियल नंबर्स हैं ये हर जगह सर्कुलेट करो। सर, आप अहमदाबाद गए थे ना डिलीवरी के लिए? अपने साथ अपनी बेटी पारुल को क्यों ले गए थे आप? उसके
बुआ के घर छोड़ने गया था अहमदाबाद में। कोई खास वजह? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। बस 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 इधर वो क्रांति से मेरा पैसा नहीं दे रहा था सर, तो वो तो डरावा माटे थोड़ा। उसके बाद तूने रमाबेन को मार डाला? नहीं साहब नहीं, मैंने रमाबेन को नहीं मारा सर। मारा तो नहीं मारा। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसके मन का मैल धुल जाए। बस नहीं सर, नहीं सर, सर सर, हमने सलाउद्दीन के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन वो फरार है। अड्डे पर कोई नहीं मिला सर। सर, रमाबेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, उसे गला दबा के मारा गया था और गला दबाने के बाद उंगलियों के निशान भी मिटा दिया गया था सर। सर, एक बात तो साफ है, जिस तरीके से गला दबाया गया है वो देखकर तो लगता है मारने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं था। रमाबेन नॉर्मली रोज दोपहर 12:30 बजे सत्संग के लिए जाती थी और लगभग उसी वक्त उनकी छोटी बहू जिग्ना टिफिन लेकर अपने पति की दुकान जाती थी। जी सर, मैं उस दिन के करीब 12:30 बजे निकली थी, लेकिन मम्मी जी किसी का इंतजार कर रही थी, शायद पंशुल और हार्दिक का। तो आप पहले से जानती थी कि कोई पैसा लेने आने वाला है? नहीं सर, मुझे नहीं खबर। मुझे तो अभी पता चला जब ये सारी बातें सुनी। मम्मी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं माँ के बगैर क्या करूंगा? हर कदम पर माँ ने मेरा साथ दिया था। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। किसने सोचा था कि वो आखिरी बार। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग नहीं। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटिव एक ही है, पैसा। पहले वाले केस में भी एक किलर नॉन प्रोफेशनल था और दूसरे में भी। तुमने घर वालों को ट्रैक किया है ना? ट्रैक किया सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल है। सर, आपका शक सही था। हार्दिक के पास से हमें जो गन बरामद हुई थी, उसी गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज से नीरज को मारा गया था और ये वही गोली थी जिससे नीरज की मौत हुई थी। जाके उठाकर लेकर आओ दोनों को सर। गन दोनों कांति ने दी थी ना? हाँ साहब, पर आगन तो मैंने नीरज की हत्या के बाद खरीदी थी। सलाउद्दीन तो फरार है, पुष्टि कौन करेगा? क्यों खरीदी थी ये गन? और वो नीरज की हत्या के बाद वो मन में डर बैठ गया था, इसलिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन हम आप पे नजर रखेंगे। भागने की कोशिश मत कीजिए। जी सर। सर, इस कांति पे शक है? अजय, हमारे प्रोफेशन में शक करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि शक ना करना गुनाह है। कई बार जिस पे हमें शक ना हो वो असली अपराधी साबित हो चुका है। सर, पन्नालाल का वकील हाईकोर्ट से बेल पेपर लेकर गया। जाने दो उसे, लेकिन उसमें नजर रखना और कॉल रिकॉर्ड चेक करना। सर, क्या भी कल्पेश, आज तो बहुत पैसे आ गए तेरे पास। नहीं सर। लेके चलो इसको। खबर नहीं थी? नहीं सर। हाँ बोलो। सर, हमने एक जुए के अड्डे पर छापा मारा है। यहाँ पर हमें उसी सीरीज के नोट्स मिले हैं जो कांति सेठ के घर से गायब हुए थे। सारे जुआरी पकड़े गए? जी सर। सबको उठा के ले आओ और अड्डे के मालिक को भी ले आओ। ठीक है सर। सर, मैंने नहीं मारा अपनी माँ को। नहीं मारा? नहीं सर। ये पैसे कहां से मिले? पैसे ये सीरियल नंबर चेक किए जा चुका है। सर, ये तो वो पैसे जो माँ ने हितल को दिए थे सर, और हितल ने मुझे दिए। अच्छा? हाँ सर, सच कह रहा हूँ सर। बुलाओ, लेके आओ उसको। जी ये सच बोल रहे हैं। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, तो अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अच्छा, मम्मी जी का है? हाँ, मम्मी जी। હેતલ બેટા કેમ છે? सारी जो તબિયત તારી? नहीं एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं,
तो थोड़े पैसे चाहिए थे। कितना रोज? 25,000। 25,000 तो नहीं है मेरे पास। एक मिनट, तो यहाँ चुके हैं। आई 25,000। थैंक यू मम्मी जी। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखवाए थे मेरे पास डिलीवरी के लिए, उसमें से निकाल के दे रही हूँ। पर मम्मी जी बापूजी को पता चला तो? अब मैं सत्संग जा रही हूँ ना, तो आती वक्त एटीएम से निकाल दूंगी और रख दूंगी इसमें। और वो पैसे लेके मैं वहां से चली गई। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी सर, मुझे लगा कहीं आप लोग मुझ पर और मेरे पति पर ही शक न करने लगे। झूठ बोल के तुमने हमारा शक और गहरा कर दिया है। अब मैं बताता हूं तुमने क्या किया और कैसे किया। घर में 15 लाख कैश है, ये तुमने अपने लालची पति को बताया। फिर इसने तुम्हारे साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर डाली और वो सारे पैसे हड़प लिए। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, वो पैसे मुझे माँ जी नहीं दिए थे, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज सर विश्वास कीजिए। सच और झूठ का तो पता चल जाएगा। जाओ जाके इनके घर की चेकिंग करो। देखो सारा पैसा जुए में खर्च कर दिया या कुछ कैश बाकी है। जाओ। सर यहाँ तो पैसे नहीं मिले सर। ठीक है तो वापस आ जाओ। हेलो सलाउद्दीन भाई, हाँ તમારું पैसा हिसाब साफ થઈ ગયો। ठीक ए भैया पुलिस पकड़ो से। इनकी सीरियल नंबर्स मैच करो, कांति सेठ के घर से लूटे हुए पैसे के साथ। नहीं सर, ये अलग नंबर के नोट सर। आयुषो यस सर। डालो दोनों का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साहब मैंने सलाउद्दीन से 25 लाख रुपए लिए थे साहब, तो अगले हफ्ते नोटबंदी हो गई साहब, तो मेरा सारा पैसा डूब गया। और ऊपर से सलाउद्दीन ये मेरे को रोज धमकी देता था, पैसा वापस दे पैसा वापस दे। साहब मैं पैसा कहां से लाता साहब? साहब मैं पहले ही समझ गया था, ये सीधे सीधे मेरा पैसा तो देंगे नहीं। तो सर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब पन्ना लाल ने कांति को 25 लाख के हीरे दिए थे, तो हम दोनों के बीच बात ये तय हुई कि जो हीरा लेने आएगा, डिलीवरी देने जाएगा, उसको हम मार देंगे, उसको लूट लेंगे और कांति सेठ से भी हर्जाना वसूल करेंगे। लेकिन जब तक हम नीरज को मारते उससे पहले ही वहां कोई और पहुंच गया और उसने उसको गोली मार दिया। और उसके बाद तुमने रमाबेन को मार डाला और 15 लाख रुपए ऐंठ लिया। नहीं रमाबेन को हमने नहीं मारा साहब, 25 लाख रुपए तो रमाबेन ने हमको दिए थे। पन्नालाल सेठ, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने को दी है, इन्हें बिना बताए हुए। ये इसके बानू के 25 लाख है। मेरी बेटी को और मेरे परिवार को तंग करना बंद करो अब। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और पैसे की लालच में तुमने रमाबेन को मार डाला। नदी से नदी है। नीरज की खून की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन रमाबेन की मर्डर की गुत्थी को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते वो उतनी उलझती जा रही थी। हम एक डेड एंड पर पहुंच चुके थे, पर इतना तो पक्का था कि इन सब में कोई और भी शामिल था जिसने नीरज पर भी पहली गोली चलाई थी। मुझे यकीन था कि उसी ने रमाबेन की भी हत्या की। साहब आजा, बड़ी देर कर दी आने में। आप साहब अच्छे काम में वक्त तो लगता ही है ना। कुछ पता चला? हाँ सर, जिन गन से नीरज पर गोलियां चलाई गई थी ना, उनमें से एक गन तो सलाउद्दीन के आदमी ने खरीदी थी। और दूसरी गन। सर ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो कांति सेठ के बयान के मुताबिक वो वारदात से पहले वाली रात अपनी बेटी पारुल के साथ अहमदाबाद गए थे डिलीवरी के लिए, और पारुल को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ने के लिए। उनके जाने से पहले हार्दिक और पंशुल कांति सेठ के घर आए, डिलीवरी के 15 लाख रखवा लिए। अगले दिन 3 बजे के बाद हार्दिक और पंशुल आने वाले थे वही 15 लाख उठाने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले रमाबेन की मौत हो चुकी। और इस बीच हेतल घर में आती है और रमाबेन से पैसे मांगती है। हाँ सर, और उस वक्त जिग्ना अपने किचन में कड़ी और चावल बना रही थी अपने पति की टिफिन के लिए। रमाबेन 15 लाख के बैग से 25,000 रुपए निकालती है और हेतल को देती है। और 3:15 बजे हार्दिक और पंशुल घर पर आए, रमा को मरा हुआ पाया। सर इस केस में कुछ तो खटक रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पहेली में कोई तो कड़ी मिसिंग है। कड़ी नहीं, कड़ी मिसिंग है।
दोनों बयान पढ़ो। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर में। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अपने आप सब कुछ उगलोगे या पुलिस वाला तरीका अपनाएं? मम्मी जी हर दोपहर को सत्संग के लिए चली जाती थी, तो विपुल को लंच देके जब मैं वापस घर आती थी तो कमलेश को भी बुला लेती थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, भागना चाहते थे एक साथ, पर हमें पैसे चाहिए थे। मैंने मम्मी जी को बाबूजी के साथ हीरो की डिलीवरी के बारे में बात करते सुन लिया था। मैंने कमलेश को बताया। और सर, मैंने प्लान बनाया कि मैं उस आदमी को बीच रास्ते में लूट लूंगा। उसके लिए मैंने एक बंदूक का भी तामझाम किया था। और रमाबेन को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। मैं जानती थी कि घर में कुछ कैश है। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखे थे मेरे पास डिलीवरी के लिए। जैसे ही मम्मी जी सत्संग के लिए निकले, मैंने कमलेश को फोन किया। हम लोग कैश लेके निकलने वाले थे कि मम्मी जी वापस आ गए। मम्मी, क्या चल रहा है सब? मम्मी जी, तुम दोनों ने पैसे चोरी किए? इसका मतलब उस दिन तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी ना? नीरज डिलीवरी लेने जवानों से? मम्मी जी, तुमने मिलकर नीरज को मार डाला? तुम दोनों ने हीरे चोरी ली? अभी पुलिस को फोन कर दियो। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं। बस, सब देख लिया मैंने। ना बड़ा धोखा, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। रमाबेन, जय श्री कृष्ण रमाबेन। क्या सत्संग में नहीं चलना है? उसे माफ कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। अरे इसीलिए सब कुछ किया है। बच्चा लगे तुम्हारी लड़की। ऐसे कभी से कहीं से मत। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जिन्ना, तुम लोग घर में मत आना। तुम बाहर से टिफिन लेके विपुल के पास चली जाता कि तुम पर किसी को शक न हो। बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप लोगों ने एक मासूम औरत को मार डाला। जिग्ना के माता पिता को रमाबेन के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा भी मिली। कांति सेठ की जिंदगी और बिजनेस में बस एक ही उसूल था, भरोसा। लेकिन दोनों ही जगह उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला। पन्नालाल ने सलाउद्दीन के साथ मिलकर नीरज की हत्या की और कांति सेठ को बिजनेस में धोखा दिया। वहीं जिग्ना की वजह से रमाबेन की जान चली गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांति सेठ और रमाबेन को इस बात की जरा भी दस्तक नहीं मिली? मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं बल्कि बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।